हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द एपिसोड नंबर 9। सो लेट गेट स्टार्ट। कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि गोंगजी जो है वो अपने बेड पे लेटा हुआ होता है और काफ़ी ज़्यादा बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, यहीं रुक जाओ। और उसी के पास में वहाँ पे वूफेंग होती है जो कि उसे कह रही होती है कि वो यहीं पर है। जिस पर गोंगजी कहता है कि क्या मैं यहाँ सो गया था। जिस पर वूफेंग बताती है कि एक्चुअली वो टब में बेहोश हो गया था, इसी वजह से उसे यहाँ पर गार्ड की हेल्प से बेड पर लाना पड़ा। जिसे सुनने के बाद सबसे पहले गोंगजी ये पूछता है कि क्या तुमने सब कुछ देख लिया, जिसका मतलब था कि क्या उसके बैक पे बने हुए वो सारे टैटूज़ एंड वो जो लेटर्स थे वो उसने देख लिया क्या। जिस पर वूफेंग कहती है कि हाँ, एक्चुअली मैंने आपकी चेस्ट देखी और हम पहले से ही मैरिड है, इसीलिए प्लीज़ आप बुरा मत मानना। जिसे सुनकर तो गोंगजी रिलैक्स होता है कि उसने उसके टैटू वगैरह नहीं देखे। जिसके बाद वूफेंग कहती है कि आपको इतने ठंडे पानी में इस तरह से नहीं जाना चाहिए था। जिस पर गोंगजी कहता है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है। वो खुश हो रहा होता है कि वूफेंग को उसकी कितनी ज़्यादा फिक्र है। जिस पर वूफेंग कहती है कि आप आखिर ऐसा क्या सोच रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको आधी रात को देखने नहीं आई हूँ। जिस पर गोंगजी कहता है ये तो तुम बताओ ना कि तुम आधी रात को मेरे रूम में क्या कर रही हो, अगर तुम मुझे देखने नहीं आई हो तो। जिस पर वो बताती है कि एक्चुअली मैंने इंटरनल स्किल यूज़ करने का तरीका जान लिया है। मेटल, वुड, वाटर, फायर एंड अर्थ, 5 एलिमेंट्स जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी भी इसी तरह से बनी है। और वो फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पर वो और शांगयान जो है वो दोनों भी इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, वो भी कोल्ड वाटर में, जिस वजह से उसे ये आइडिया आया था। और उसे ये बताती है कि जब मैं क्वांटम सेक्ट में थी तब मुझे इसी तरह से सिखाया गया था इंटरनल स्किल्स को यूज़ करना। और अगर हम गोंग रेजिडेंस में जाके मेटल और फायर की चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आप हाई स्कूल में जाकर उसका टेस्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका ट्रायल नहीं बल्कि एक सिर्फ टेस्ट है जिससे आपकी इंटरनल पावर्स को देखा जाएगा कि आप कितनी ज़्यादा अच्छे हैं स्किल्स में। जिसके बाद ये बार अच्छे से बैठकर इसके बारे में डिटेल से बात कर रहे होते और यहाँ पे गोंगजी अपनी पास्ट की बात बताता है कि एक्चुअली मेरे फादर जो है उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड में प्रैक्टिस करवा रहे थे। एंड हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोंगजी काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है, लेकिन उसके फादर जो है वो उसे ठंड में अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना सिखा रहे होते हैं। एंड जब ये गोंगजी नहीं कर पाता तो इसके फादर जो है वो उसके बड़े भाई को दिखाते हैं जो कि शर्टलेस होता है और काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा होता है, और कहते हैं कि तुम्हें अपने भाई की तरह अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि तुम एक अच्छे लीडर बन सको। और इसका मतलब है कि मुझे फादर एक्चुअली में इसी के लिए तैयार कर रहे थे। जिसके बाद वूफेंग भी बताती है कि एक्चुअली में वो उसके लिए एक सूप बना के लाई है जिससे उसे वार्म फील होगा। और साथ में वो अपने फादर की बात बताने लग जाती है कि जब उसके फादर जो है वो मर गए थे उसके बाद उसकी मदर ने पूरी फैमिली को संभाला था। मैंने हॉर्स राइडिंग अपनी गॉड मदर से सीखा था जो कि जाओमी थी। मेरी मदर चाहती थी कि मैं एक अच्छे से वुमेन वाले वर्क सीखूं, लेकिन मेरी गॉड मदर थी जिन्होंने मुझे फाइटिंग सिखाई, हॉर्स राइडिंग सिखाई और मार्शल आर्ट सिखाया। और ये सब बोलते हुए वो अपनी फ्लैशबैक याद कर रही होती है। मेरी गॉड मदर जो है वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती थी और हमेशा मुझे नई नई चीज़ें सिखाती थी। और वो ये गॉड मदर किसी और का नहीं बल्कि अपने मास्टर को कहती है और बताती है कि मेरी मदर ने हमेशा मुझे ये सिखाया है कि सब लोग जो है अपनी लाइफ में खुद के लिए जीते हैं, इसीलिए अगर उसे भी खुद को प्रोटेक्ट करना है तो उसे भी अपने लिए मार्शल आर्ट सीखना होगा और लोगों तक खुद को पहुंचाना होगा ताकि कोई भी उससे बली ना कर सके। वो चाहते थे कि मैं खुद का एक रैंक बनाऊं, लेकिन मेरा हार्ट इसके लिए राजी नहीं था। मैं हमेशा वो करना चाहती थी जो कि मुझे अच्छा लगता है। और ये सब बोलते हुए वो अपनी सिस्टर को याद कर रही होती है जो उसके लिए फ्लावर लेके आती है, जिसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और बताती है कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं सिर्फ खुद के लिए जीऊँ और दूसरों को ना बोलना सीखूँ। और जब मैंने उन्हें कहा कि मैं दूसरों को ना नहीं बोल सकती तो उन्होंने मुझे बताया कि एक टाइम पे मेरी लाइफ में भी ऐसा दिन आएगा जब मुझे किसी अपने को और किसी दूसरे लोगों को ना कहना होगा, क्योंकि नो कहना ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम ये नहीं कर पाए तो हम किसी के सामने खुद को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। मेरी मदर हमेशा मेरी फैमिली के लिए वर्ड रहती थी। वो चाहती थी कि मैं खुद के पैरों पे खड़ी रहूं और मुझे कभी भी किसी की सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। फ्लैशबैक में याद करती है कि एक्चुअली में इसका नाम वूफेंग रखा गया है, इसका नाम रियली में वूफेंग नहीं है। और उसका मास्टर उसे बताता है कि अगर तुमने किसी को भी ना बोलना नहीं सीखा या फिर खुद के लिए स्टैंड लेना नहीं सीखा और हमारे लिए वर्क नहीं किया तो वूफेंग के लिए तुम किसी काम की नहीं रहोगी और तुम्हें मार दिया जाएगा। जिसे सुनने के बाद वूफेंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो खुद को मारने का ट्राई करती है और कहती है कि क्या मैं खुद से मर भी नहीं सकती। जिस पर उसके मास्टर मना करते हैं और कहते हैं क्योंकि तुम यू कैन हो और तुम खुद से नहीं मर सकती क्योंकि तुम वूफेंग के लिए काम करती हो। और ये सब बताते हुए वो फिर से एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पे उसके मास्टर कहते हैं कि ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो, इसके बाद तुम्हें फ्रीडम मिल जाएगी, उसके बाद तुम्हें कभी भी वूफेंग के साथ काम नहीं करना पड़ेगा। मेरी मदर हमेशा मेरे लिए वरीड रहती थी। एंड दिखाया जाता है फ्लैशबैक में कि जो मास्टर है वो वूफेंग की सिस्टर को मेडिसिन देते हैं वूफेंग पे अप्लाई करने के लिए। और ये याद करते हुए बताती है कि लेकिन कभी भी मेरी मदर ने ये मुझे बताया नहीं। इन दोनों की ये सारी बातें जो है वो पास्ट में ऑलमोस्ट सेम होती हैं और ये बताती है कि हम दोनों का पास्ट अलग नहीं है बल्कि एक जैसा ही है ऑलमोस्ट। जिसके बाद गोंगजी बताता है कि एक्चुअली में मेरी लाइफ तो मेरी भी नहीं है, क्योंकि टैटू बनाते टाइम एल्डर ने उन्हें क्लियर किया था कि यहाँ का राजा सिर्फ वही बन सकता है जो कि हमारी सिटी के लिए, विलेज के लिए, हमारे क्लैन के लिए मरेगा। उसे सिर्फ जूई क्लैन के लिए ही जीना होगा और वो उसी के लिए मर सकता है। उसके बाद ये वापस से अपनी बातें करने लग जाते हैं कि तुम्हारी इंटरनल स्किल्स को कैसे बढ़ाया जाए। जिस पर वूफेंग जो है वो उसे बताती है कि तुम्हारे यहाँ पे एक हर्ब मिलती है, उस हर्ब की वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरनल लेगी जिस वजह से तुम आइस कोल्ड वाटर में रुक सकते हो और नॉर्मल ये वाटर तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है। जिस पर गोंगजी बताता है कि एक्चुअली में सारी मेडिसिन का स्किल, बायोडेटा और रिकॉर्ड जो है वो यूज़ एंड रखता है और वो बिना किसी रीज़न के मुझे वो हर्ब नहीं देगा। एंड ये सुनने के बाद जो वूफेंग है वो कहती है कि ठीक है, तो तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो, इसीलिए तुम मुझ पर ट्रस्ट रखो, मैं तुम्हारे लिए वो हर्ब तैयार करके लेके आऊँगी। जिस पर गोंगजी मान जाता है और कहता है कि मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है। गोंगजी भी वूफेंग के साथ जाना चाहता था, लेकिन बाहर वो एक किंग है और बाहर जो पेट्रोलिंग के लिए लोग हैं वो उसे देख लेंगे। एंड वो हर्ब जो है वो एक तरह का पॉइजन है जिस वजह से उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम आ सकते हैं और इसीलिए
वूफेंग उसे मना कर देती है साथ जाने के लिए। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जो वूफेंग है वो उस रूम में जा रही होती है जहाँ पे हर्ब रखी है, लेकिन जो पेट्रोलिंग के लिए गार्ड है वो उसे देख लेते हैं, जिस पर वो उसे एक जेड पेंडेंट दिखा देती है जो कि ड्रीम जेड गार्जियन है। एंड ये न्यू गार्ड के लिए था एंड सभी लोगों को यहाँ पे पता चल चुका था कि यून वी शैंग जो है यानी कि किंग की वाइफ वो उनकी गार्ड बनी हुई है और उसकी हेल्प से वो बिना किसी गार्ड की नज़रों में आए हुए वहाँ पे आसानी से पहुँच जाती है और अपनी मास्टर को याद करती है कि एक्चुअली में वो हर्ब जो है वो कैसी दिखती है। जिसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यूनजन जो है वो एक बुक पढ़ रहा होता है वहाँ पर जो कि किंग के बारे में होती है यानी कि गोंगजी के पास्ट के बारे में, लेकिन वहाँ पे उसे कुछ खास पता नहीं चलता और तभी उसे रियलाइज होता है कि यहाँ पे कोई और है। जिस पर वो वूफेंग के पास जाता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर वूफेंग उसे बताती है कि एक्चुअली में वो यहाँ पे एक घर बनाने आई थी एंड ये वो किंग के कहने पर कर रही है, इसीलिए तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मुझ पर इस तरह तलवार रखने की। एंड जो वूजिन है वो यहाँ की सारी चीज़ों को देखता रहता है एंड उसे सारे हर्ब्स एंड एंटीडोट के बारे में पता है, पॉइजन के बारे में पता है, इसीलिए वो उस पॉइजन को भी देख लेता है और उसे पूछता है कि एक्चुअली में ये पॉइजन वो किसके लिए तैयार कर रही है, मेरे लिए, मेरे ब्रदर के लिए या फिर गोंगजी के लिए। जिस पर सीधे सीधे वूफेंग मना कर देती है और कहती है कि तुम कितने ज़्यादा चाइल्डिश हो। और ये सुनने के बाद जो यूजेंग है वो कहता है कि तुम शांगवान से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम ब्यूटीफुल भी हो और स्मार्ट भी, एंड दोनों ही मेरे किसी काम का नहीं है, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती, मैंने खुद देखा इसमें पॉइजन है। और इसीलिए वो वूफेंग को देता है उस सूप को पीने के लिए ताकि वो उसे पी के दिखा सके कि वो उसमें पॉइजन है या नहीं। जिस पर पहले तो वूफेंग मना करती है कि एक्चुअली में किंग के लिए वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन यूजेंग के काफ़ी ज़्यादा बोलने के बाद आखिरकार उसे पी के दिखाना पड़ता है कि एक्चुअली में इसमें कोई पॉइजन नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन यूजेंग उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे वो बहुत ईजिली बच जाती है और उसे कहती है कि मैं किंग की वाइफ हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, अगर किसी ने तुमसे पूछा तो तुम उसे क्या एक्सप्लेन करोगे। जिस पर यूजेंग कहता है कि मुझे किसी को भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैंने यहाँ तुम्हें मार भी दिया तो कोई मुझे कुछ नहीं कह पाएगा क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा डार्क है और जब तक तुम्हारी बॉडी मिलेगी तब तक मैं तो ये सारा इल्ज़ाम किसी और पे डाल चुका हूँ। और ये बोलकर वो उस पर हमला करने जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर गोंगजी आ जाता है जो उसे बचा लेता है। जिस पर यूजेंग कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी यहाँ पे अनमैरिड वाइफ क्या कर रही है, जिस पर गोंगजी कहता है कि मुझे पता है लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता कि ये मेरी वाइफ है और इस पर तुम कुछ भी नहीं कह सकते, ये मेरी वजह से यहाँ आई है, मेरे कहने पे यहाँ आई है। और ये बोलकर वो वहाँ से वूफेंग को ले जाता है और आगे जाने के बाद जो वूफेंग है वो उसे थैंक्स कहती है उसकी जान बचाने के लिए। जिस पर गोंगजी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वरिड था, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता, बल्कि मैं तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वरिड था जिस वजह से मैंने तुम्हें फॉलो किया था। जिसके बाद वो उसे मेडिसिन देती है एंड उसे बताती है कि गोंगजी की वजह से मुझे ये आधा पीना पड़ा, शायद ये तुम्हारे लिए इनफ नहीं होगा। जिस पर गोंगजी उसे कहता है कि इस बात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया वो काफ़ी है। तो गोंगजी वहाँ से जा रहा होता है और उसे वूफेंग देख रही होती है, जिसके बाद गोंगजी वहीं रुक जाता है और उससे कहता है कि अभी बहुत ज़्यादा डार्क है तो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ। जिस पर वूफेंग उसका हाथ पकड़ के उसके साथ जाने लग जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि यूजेन जो है वो एक्चुअली में सॉन्जिन के पास आता है और उसे सारी बातें बताता है कि एक्चुअली में वूफेंग जो है वो हर वाले रूम में आई थी और मैंने उसके पास पॉइजन देखा था एंड उसने कहा कि ये सब उसने किंग के कहने पर किया है एंड वहाँ पर सच में गोंगजी ने आके उसे बचा भी लिया। जिस पर सॉन्जिन सोचता है कि आगे वूफेंग पॉइजन क्यों लेगी, वो भी सिर्फ गोंगजी के कहने पर। एंड यूजेन की थोड़ी और बातें सुनने के बाद वो समझ जाता है कि वो आइस पूल के लिए उसे मेडिसिन दे रही थी, जिस बारे में यूजेन को कुछ पता ही नहीं होता। एंड जो सॉन्जिन है वो उसे बताता है कि ये फर्स्ट ट्रायल है एक तरह का, जिसे टेस्ट भी कहा जाता है। जिस पर यूजेन कहता है कि आपको ये मुझे पहले बताना चाहिए था। जिस पर सॉन्जी कहता है कि तुम अभी तक इतने ज़्यादा रूल तोड़ चुके हो कि अगर मैंने एक आधा रूल और तुम्हें बता दिया तो तुम वो भी तोड़ दोगे। एंड हमें यहाँ गोंगजी को दिखाया जाता है जिसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही होती है क्योंकि वो एकदम बर्फ़ से भरे पानी में था और वो याद कर रहा होता है कि एक्चुअली में वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, लेकिन उसे फिर भी रियलाइज़ हो रहा है कि जो वूफेंग है उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा गर्म है। एंड ये इस वजह से हुआ था क्योंकि जो वूफेंग है उसने अपनी मेडिसिन जो है वो टाइम पे नहीं ली, जिसकी वजह से 4 नाइट फिल्स जो है वो उसका असर हो रहा था। एंड ये गोंगजी से बात करते टाइम भी हो रहा था जब वो उसकी मेडिसिन बनाने से पहले उसके साथ थी। जिसके बाद वूफेंग को दिखाया जाता है एंड वो भी यहाँ पे गोंगजी के बारे में ही सोच रही होती है कि वो किस तरह की केयर करता है। जिसके बाद हमें माउंटेन हिल के बैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोंगजी जो है वो देख रहा होता है एंड वहाँ पर शुई आता है जिससे वो कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि गोंगजी यहाँ पे ज़रूर आएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीरियस था और मैं उसका वेट कर रहा हूँ। दिखाया जाता है कि गोंगजी की सिस्टर जो है वो जिनफेंग से मिलती है और बताती है कि मेरा ब्रदर यहाँ पे आया और वापस चला भी गया और मुझसे मिला तक नहीं। जिस पर जिनफेंग कहता है कि वो अपने आइस पूल की जो टेस्ट है उसे क्लियर करने गया है, इसलिए तुम फिक्र मत करो और इस बार वो क्लियर कर लेगा बिकॉज ऑफ वूफेंग। एंड ये सब सुनने के बाद जो प्रिंसेस है वो वापस से जिनफेंग को परेशान करने लग जाती है, जिस वजह से वो भाग जाता है। एंड हमें यहाँ दिखाया जाता है कि फिर से यूजी जो है वो गोंगजी के पास्ट के बारे में पता करने के लिए आंट के रूम में आता है और तभी वहाँ पे जिनफेंग आ जाता है जो कि आंट को बुलाने लग जाता है एंड वहीं पर यूजी जो है वो छुपा होता है। वो आंट के पूरे रूम को देखता है जहाँ पे आंट नहीं होती है एंड वो वहाँ पे एक विंडो को ओपन देखता है, जिस वजह से वो समझ जाता है कि यहाँ कोई है और वो उस विंडो को क्लोज करके बाहर चला जाता है। जिसके बाद यूनजी जो है वो बाहर आकर एक बुक को पढ़ने लग जाता है जहाँ पे यून फैमिली के गुजू सिटी के बारे में लिखा होता है एंड ये शायद गोंगजी के मदर की बुक हो सकती है और इसे पढ़ने के बाद ये इसे अपने साथ लेके जाने लग जाता है। और जैसे ही वो रूम से बाहर निकलता है वहाँ पर जिनफेंग जो है वो उसका वेट कर रहा होता है। यहाँ पर वूफेंग को दिखाया जाता है जो एक तरह का मैप बना रही होती है और कुछ फाइट की आवाज़ सुनती है और दिखाया जाता है कि जिनफेंग और
यूनजैंग के बीच में फाइट हो रही होती है, जहाँ पे यूनजैंग जो है वो कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट होता है कि वो जिनफेंग को हरा देता है, लेकिन कुछ टाइम पे वो खुद ही हार जाता है। जिनफेंग जो है वो उसे अच्छा खासा सबक सिखाता है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि गोंगजी जो है वो उस जगह पे पहुंच चुका होता है जहाँ पे उसे अपनी ट्रायल देना होता है, एंड वो इस बार पूरी तैयारी करके आया था, जिस वजह से वो पानी में चला जाता है और एक फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पे उसके फादर ने उसे इसी पानी में छोड़ा था बचपन में, और वो इस पानी में नहीं रह पाया और वहाँ से भाग गया। वहाँ पर एक पोएम को वो बार बार बोल रहा होता है, तभी वहाँ पे 2 लोग आते हैं जो कि उसकी जान बचा लेते हैं, जिसके बाद वो होश में आता है और उस बच्चे को देखता है जिसने उसकी जान बचाई थी, और उससे वो कहता है कि क्या तुम यहीं पे रहते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं रहता, मेरे फादर ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया, क्या तुमने आज तक कभी लैंटर्न फेस्टिवल, मार्केट और सिटी को नहीं देखा। जिस पर वो मना कर देता है और कहता है कि ये सब सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसी तरह की ये बातें करने लगते हैं, एंड ये सारी बातें याद कर रहा होता है गोंगजी। दिखाया जाता है यूनजैन को, जिसकी बैक पे काफ़ी ज़्यादा चोट हो चुकी है क्योंकि जिनफैन ने उसे काफ़ी ज़्यादा मारा था, और उस पर मेडिसिन अप्लाई कर रहा होता है उसका ब्रदर, और यूजैंग शॉक होता है कि आखिर एक गार्ड उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, जिस पर उसका ब्रदर कहता है कि मैं उसके बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेट कर पाऊंगा। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सिस्टर को जिनफैंग जो है वो अपने रूम में बुलाता है, और वो बड़े ही शौक से रूम में जाकर रूम को लॉक लगा देती है और उससे कहती है कि मुझे यकीन है, मुझे पता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, लेकिन मैं काफ़ी नर्वस हूँ। जिस पर जिनफैंग कहता है कि बकवास सोचना बंद करो, मैंने तुम्हें किसी और चीज़ के लिए बुलाया है, और वो उसे बुक देता है और बताता है कि ये युआन फैमिली की है गोजो सिटी से, कहीं ये गोंगजी की मदद से रिलेटेड तो नहीं। जिस पर सिस्टर को भी यही शक होने लग जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सांजिन को जिसे शक होता है कि उनकी कोई बातें सुन रहा है, एंड वो उसे पकड़ लेता है, जो कि शांगवन होती है जो उनके लिए मेडिसिन लेके आई होती है, और हमें वापस से प्रिंसेस और जिनफैंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रिंसेस इस बारे में शक करने के बाद उसे छोड़ देती है और कहती है कि मेडिकल केस की जो भी फाइलें हैं, बुक है, ये सब पूरी नॉनसेंस है, मुझे बस तुम में इंटरेस्ट है। जिसके बाद तो जिनफैंग से जाके वो चिपक जाती है और जिनफैंग चिल्ला रहा होता है कि क्या कोई यहाँ पे है, एंड हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वूफैंग जो है वो आंट से मिलने आई होती है और उनसे कहती है बातें भूल गई हैं, जिसे सुनने के बाद आंट उसे बिल्कुल उसी तरह वेट करती है जैसे कि उसके मास्टर उसे मारा करते थे, जिस वजह से शायद वो समझ जाती है कि वो भी वूफैंग की साइड से है, और आंट उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कुछ भूल गई हूँ, जिस पर वो एक नाम बोलती है एनोनिमस, जिसे सुनने के बाद जो आंट है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, और आज का एपिसोड होता है हमारे यहीं पर ओवर।